साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं जो ना केवल आई ओपनिंग है, अभी तो कई कंसेप्ट्स को जो है ये आपको क्लियर करके देगा। और जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए यदि हम इस केस में बताए कि कंटेंट जैसी समस्या को जो है फेस कर रहे हैं। साथियों, पति और पत्नी का रिश्ता जो है पवित्र रिश्ता है, आप सब जानते हैं। इस केस में कुछ स्थितियां विचित्र हुई। पति का ये आरोप था कि उसकी पत्नी जो है अवैध संबंधों में, और पत्नी का ये आरोप था कि उसका पति अवैध संबंधों में। अल्टीमेटली डिस्प्यूट जो है परिवार में क्रिएट हुए, और एक दिन ऐसा आया कि जहां पत्नी की जो है लाश मिलती है। जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो ये मालूम पड़ता है कि पत्नी को जहर दिया गया है और उसकी जो है हत्या कारित की गई है। पुलिस जो है मामले को दर्ज करती है और जो कंसर्न हस्बैंड है उस पर मुकदमा चलता है। पर इस केस में हस्बैंड के साथ साथ उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड या उसकी जो मिलने वाली महिला मित्र है उस पर भी जो है मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब भी केस हत्या का होगा उसका कुछ ना कुछ मोटिव तो दिखाई देगा। तो यहाँ पर मोटिव क्या था कि जो हस्बैंड है उसके किसी महिला के साथ जो है अवैध संबंध है, और ये अवैध संबंध जो है चलते रहे। इनको रोका भी गया, समझाया भी गया, पर ये नहीं रुके, और इन्हीं अवैध संबंधों के चलते इन्होंने जहर देकर जो वाइफ थी उसकी हत्या कारित कर दी। साथियों, जब ये मामला ट्रायल में गया तो हस्बैंड की भी यही आरोप था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध है, और जब पत्नी को इस बात की आत्मग्लानि हुई तो उसने खुद जहर खा के जो है सुसाइड कमिट कर लिया, और हमारे पर जो है झूठा आरोप लगा दिया है अब लड़की पक्ष ने। तो पूरा मामला क्या है हम समझेंगे विस्तार से, एक एक पॉइंट को। आप एक कॉपी और एक पेन लीजिए और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि फैक्ट्स समझ में आएंगे तो स्थितियों को समझने में जो है हमें काफ़ी आसानी रहेगी। तो मैं लॉ और फैक्ट्स को जो है साथ साथ डिस्कस करने का जो है प्रयास करूँगा। साथियों, इस मामले में जो डिकीज्ड है मृत का, उसका नाम है अमरीक कौर। हम उसको नाम देंगे मिसेस ए। क्लियर है। जो आरोपी पति है उसका नाम है दर्शन सिंह, और उसी के नाम पे जो है साइटेशन भी है, उसको हम नाम देंगे मिस्टर डी। इन दोनों की शादी जो है परफॉर्म करवाई थी एक लेडी ने, इसका नाम है मीलो कौर, याद आएगा आपको। इसको हम नाम देंगे मिसेस एम। ये कज़न सिस्टर है डिकीज्ड मिसेस ए की। इनका आरोप ये था कि जो ये कंसर्न मिस्टर डी है मीन्स दर्शन सिंह है, इसके किसी महिला के साथ जो है अवैध संबंध है, जिसका नाम है रानी कौर। इसको हम नाम देंगे मिसेस आर या मिस आर, जो भी ठीक लगे आपको। और कई बार इनको समझाया गया, इनको ये कहा गया कि भाई इन संबंधों को मत रखो, दूर हो जाओ, तुम्हारी जो है मैरिज हो चुकी है, पर ये नहीं माना, और अल्टीमेटली इन दोनों ने एक कॉन्स्पिरेसी करते हुए जो मिसेस ए है उसकी हत्या कर दी। मामले में एफआईआर कटी। ये लोग जो है चार्जशीटेड हुए 302, 120 भी आईपीसी में, और फाइनली जो कंसर्न अक्यूज पर्सन्स थे इनको कन्वर्ट कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। साथियों, अगर हम केस को देखें तो ये केस जो है बैलेंस दिखाई देता है। ये बात तो फैक्ट है कि जो मिसेस ए है उसकी डेथ हुई है, और जो डेथ है उसकी डेट भी जो है डिस्प्यूटेड नहीं है, टाइम भी जो है डिस्प्यूटेड नहीं है, बट मोड जो है डिस्प्यूटेड है। प्रोसिक्यूशन कहता है कि इट इज़ अ होमोसाइडल डेथ, मीन्स इसको मारा गया है, मानव वध किया गया है। और डिफेंस ये मानता है कि ये लेडी जो है इसने खुद जहर खाया और उसने जो है सुसाइड कमिट कर लिया। अब साथियों, कौन सी थ्योरी ज़्यादा बेस्ट बैठती है, इस बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे चर्चा करते हैं। साथियों, यहाँ पर डिफेंस का जो अटैक था, इसके साथ साथ उन्होंने ये अटैक भी किया कि जो मीलो कौर है मीन्स मिसेस एम है, उसके जो पति हैं उसके अवैध संबंध थे विद मिसेस ए। जब ये संबंध जो है पकड़े गए तो मिसेस ए को आत्मग्लानि हुई, तो अल्टीमेटली मिसेस ए ने जहर खाया और सुसाइड जो है कमिट कर लिया। साथियों, इस तरह के बोल्ड डिफेंस लेना और उनको प्रूव करना बहुत भारी काम है, पर यहाँ डिफेंस ने किस तरह से केस को निभाया ये हम जो है समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इनका पहला अटैक ये था कि हमारी थ्योरी जो है काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी प्लॉजिबल है, और उसको एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब भी कोई केस को लड़ रहे हो तो रिसर्च जरूरी है। इनका रिसर्च क्या था, दो बिंदुओं पे था। सबसे पहले इन्होंने एक जजमेंट रखा सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम था जयपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसका साइटेशन है 2003 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 169, जो काफ़ी रिलेवेंट है यहाँ पर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था नेचर ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ये ऐसा केमिकल था जो उस लेडी के बिसरा रिपोर्ट में जो है पॉजिटिव आया था, क्योंकि जब कोई डेथ हो जाएगी और डेथ जो है अननेचुरल है तो वहाँ पर एक केमिकल एग्जामिनेशन होगा, और उस केमिकल एग्जामिनेशन में मालूम करते हैं कि भाई इसकी जो मौत है उसका विशिष्ट कारण क्या है। क्लियर है। साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के लक्षण जो है बिल्कुल मैच खाते हैं विद जिंक फॉस्फाइड। आपको मालूम है जिंक फॉस्फाइड क्या है? आप घर में चूहे मारने की दवाई रखते हैं ना, चूहे मारने की दवाई, वही है जिंक फॉस्फाइड।
और उसकी बदबू कैसी है, काफ़ी अनप्लीजेंट है, ईज़िली कंज्यूम नहीं कर सकते उसको। तो वो कंजम्पशन कैसे होगा कि फोर्सफुल जो है, अगर आपको वो एलिमेंट दिया जाए या किसी व्यक्ति को दिया जाए तो उस सिनेरियो में वो व्यक्ति जो है स्ट्रगल करेगा और स्ट्रगल मार्क्स जो है दिखाई देंगे, तो वहाँ पर अजम्पशंस लिए जाएंगे। बट अगर वो खुद अपनी इच्छा से खा रहा है तो बॉडीली जो है स्ट्रगलिंग मार्क्स नहीं आएंगे। साथियों, इसके अलावा एक किताब है टॉक्सिकोलॉजी अक्यूट एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग इन नॉर्थन इंडिया, और ये जो किताब है या रिसर्च पेपर जो है ये अप्रूव्ड है बाय डॉक्टर मित्रा, और इन्होंने भी ये बताया कि जो मेजर कॉज ऑफ डेथ है बाय एल्यूमिनियम फॉस्फाइड वो है सुसाइड। और इसके अलावा इस रिसर्च को अप्रूव भी किया है बाय PGIMS मींस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि है रोहतक के अंदर। तो हमको एक बात जो है इस पॉइंट से क्लियर होती है कि जो ये जहर है चूँकि अनप्लीजेंट है, इसको ईजिली जो है नहीं दिया जा सकता। कोई व्यक्ति अगर इसको लेगा तो अपनी इच्छा से लेगा, और कोई व्यक्ति इस जहर को किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा है जो कि डिकिस्ट होगा सब्सिक्वेंटली, तो उस जहर को देने के लिए फोर्स का जो है उपयोग करना होगा। अब यहाँ पर अपने छोटा सा एग्जांपल समझते हैं ताकि चीज़ें अपने को और क्लियर हो। साथियों, हम लोग दही खाते हैं, क्लियर है। अब उस दही में मान लो जी मैंने शक्कर की जगह जहर मिला दिया, बट वो जहर ऐसा है कि जो मीठा है, और दही में मैंने मिक्स कर दिया, तो आप दही इजीली खा जाओगे और अल्टीमेटली आपकी डेथ जो है कॉज हो सकती है। बट उस सिनेरियो में आप उस स्वाद को जो है अच्छा समझ के एक्सेप्ट कर रहे हो, वो काफ़ी आपको दिख रहा है प्लीजेंट, मज़ा आ रहा है, आपकी जो न्यूट्रिशन फीड्स है उसको पूरा कर रहा है और आपका ब्रेन उसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है। तो वहाँ पर फोर्स के मार्क नहीं है, बट चूँकि केमिकल जो अंदर गया है वो इतना प्लीजेंट है कि आपको डिफ्रेंशिएट करने का, आपको कोई ऑब्जेक्शंस करने का, रेसिस्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक स्थिति तो ये है, और दूसरा कि उस दही में मैंने जो है फिनाइल मिला के आपको खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जैसे दही को अपने जो है मुंह के पास लाओगे तो आपको बदबू सी आएगी, फिर आप उसको जो है डाउट करोगे और अल्टीमेटली उस आर्टिकल को जो है रिजेक्ट कर दोगे, मीन्स आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब मुझे वही फिनाइल मिली हुई आपको दही खिलानी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, आपके हाथ पकड़ने पड़ेंगे या किसी को साथ में लेके आपके पैर पकड़ने पड़ेंगे, और उसके बाद फोर्सफुल आपके मुंह में जो है वो दही डालना होगा जिसमें केमिकल जो है मिला हुआ है या फिनाइल जो है मिला हुआ है। क्लियर है। जब फोर्स का उपयोग होगा तो क्या होगा, रेसिस्ट करोगे आप, तो कहीं ना कहीं बॉडीली स्ट्रगल मार्क्स जो है दिखाई देंगे। इस केस में यही पॉइंट जो है डिफेंस ने पकड़ लिया। डिफेंस का कहना कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो बॉडीली मार्क तो होते हैं, पर इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कोई बॉडीली मार्क मिले नहीं है। डॉक्टर साहब ने जेरा कर ली, उस जेरे में कहीं निकल के नहीं आया। इसी का फ़ायदा मिला रानी गौर को, और वो हाई कोर्ट से बरी हो गई। इनका कहना यह है कि डिफेंस जो था इस पॉइंट पे काफ़ी प्लॉजिबल था, रीजनेबल था, पर उसको कंसिडर नहीं किया गया। तो ये था डिफेंस का मेजर अटैक, जिससे केस को इन्होंने तहस नहस कर दिया। दूसरा इनका अटैक था कि इस केस का कोई आई विटनेस ही नहीं है। जब आई विटनेस ही नहीं है तो केस बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। जब कोई मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड होता है तो वहाँ पर हमें 1984 का जो बेसिक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको भूलना ही नहीं चाहिए। वो जजमेंट है शरद बिरदिजम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें ये स्पष्ट है कि जब केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है तो वहाँ पर कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। कड़ी जहाँ भी टूटेगी उसमें ब्रेक आएगा तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर मिल जाएगा कंसर्न डिफेंस को। साथियों, इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि जो मामले मर्डर के हैं और खासकर बेस्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, वहाँ पर मोटिव, हत्या का कारण क्या है, लास्ट सीन थ्योरी कि आखिरी बार अक्यूज को साथ देखा गया कंसेंट मृतक के। बट एक बात ध्यान रखना कि इस पर कई थ्योरियाँ बन चुकी है। लास्ट सीन का मतलब ये नहीं कि आखिरी बार देख लिया 4 दिन पहले तो लास्ट सीन मान लिया, मतलब आज मान लीजिए डेथ हुई है सुबह 6 बजे, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे, 4 बजे सुबह के, 3 बजे, क्योंकि मैं डेथ का टाइम 6 बजे ले रहा हूँ सुबह का, उसको जो है साथ में देखा गया। तो ये दिखती है प्रॉक्सिमिटी, मतलब उस प्रॉक्सिमिटी को खंडित करने के लिए दूसरा कोई विकल्प मार्केट में नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई विकल्प फाइल पे नहीं होना चाहिए। अगर विकल्प है तो वहाँ पर ही थ्योरीज जो है अपने आप में ही डाउटफुल हो जाती है। तीसरा है स्टैंड ऑफ अक्यूज, अक्यूज का स्टैंड क्या कितना प्लॉजिबल है। चौथा है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह का जहर दिया गया है, इसका मोडस क्या था उसको मारने का। इसके अलावा कॉन्डक्ट क्या है, अगर सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट को यहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम, क्या अपॉर्चुनिटी थी क्राइम कमिट करने के लिए, इसको भी जो है देखना होगा। साथियों आगे बढ़े, यहाँ पर एक जजमेंट जो है हमें देखना होगा त्रिमुख बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ये जजमेंट है 2006 का सुप्रीम कोर्ट का। उसमें स्पेसिफिक है कि अगर कोई डेथ हुई और क्राइम सीन पे आप प्रेजेंट हो, ऐसा प्रोसिक्यूशन का स्टैंड है, तो उस सिनेरियो में आपको ही काउंटर प्रूव करना है कि उसकी डेथ जो है कैसे हुई। अगर आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो एज पर सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वहाँ पर कोर्ट एडवर्स प्रिजम्पशन ले सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बेसिस पर किसी व्यक्ति को जो है दोषी मान लें। स्थितियाँ जो है देखनी होगी। ओके, स्थिति नंबर 1 जो है पक्ष में थी डिफेंस के। डिफेंस ने स्टैंड ले लिया कि कोई छोटों का निशान नहीं है और ये जहर ये लेडी ने जो है खाया और अल्टीमेटली इसने जो है सुसाइड कमिट कर लिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड को हमने प्रोवोक किया या अबेट किया। उसका उन्होंने कारण ये बताया कि ये जो लेडी है
उसके मीलो कौर के पति के साथ जो है अवैध संबंध है। जब ये पकड़े गए तो उसको आत्मग्लानि हुई। और इसके अलावा जो ये विटनेस फाइल पर खड़े हुए हैं, इसमें अधिकांश तो हियर से विटनेस है, और कानूनन क्या पोजीशन है कि अगर विटनेस हियर से है तो किसी भी रूप में उस पर ईजिली जो है रिलाई नहीं कर सकते जब तक कि उसका स्टेटमेंट जो है होली कोरोबरेट ना हो जाए। और जो अदर विटनेसेस हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं क्राइम सीन से अक्यूज को, उसमें मीलो कौर और उसके हस्बैंड के बयान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका हस्बैंड कहता है कि जब मैं जा रहा था मैंने देखा, ये बात पत्नी को बताई, पत्नी कुछ और बात बता रही है, और वो ऐसी स्टोरी सेटअप कर रहे हैं जो कि पुलिस बयान में है ही नहीं। एक ऐसी स्टोरी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। तो वहाँ पर कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर ऐसी स्टोरी लेके आ रहा है प्रोसिक्यूशन या उन फैक्ट्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही नहीं है, जो 161 सीआरपीसी का पार्ट ही नहीं है, तो ऐसे फैक्ट्स रिकॉर्ड पे आ ही नहीं सकते हैं। और अगर प्रोसिक्यूशन लेके आ रहा है तो वो खुद अपने आप को डैमेज कर रहा है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है रोहताश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 SCC पेज 589। इस पर जो है यहाँ पर रिलाई किया गया। तो कुल मिला के ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 बातें। ये 10 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम इस तरह के मामले को लड़ रहे हैं। अब हम जो केस स्टडी कर रहे हैं वो है डेथ बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द पॉइजन, ठीक है ना। जहाँ पॉइजन दिया गया वहाँ पर डेथ है, बट उसमें 10 बिंदु कैसे निकल के आते हैं इस फैसले से। सबसे पहली बात, मोटिव जो है प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है। इन मामलों में मोटिव प्रूव नहीं है और मोटिव कमज़ोर है, और जो मोटिव लेके आ रहे हैं वो अल्टीमेटली डाइल्यूट हो जाता है बाय डूइंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिल जा रहा है। क्लियर है। दूसरी बात है लास्ट सीन थ्योरी, इसको भी जो है देखना होगा, और प्रॉक्सिमिटी क्या है वो देखना होगा। तीसरी बात, स्टैंड ऑफ अक्यूज। इसलिए आपको हमेशा मैं कहता हूँ जब भी एफआईआर कट रही है आप अपना ज्ञापन मेमोरेंडम तुरंत सौंप दो, जो आप अक्सर गलती करते हो। आप प्रोसिक्यूशन को उलझा के रख दो कि भाई केस जिस एंगल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस वो है ही नहीं, जो केस हम बता रहे हैं केस तो वही है। और अगर वो जांच नहीं करते हैं 7 दिन 10 दिन में, तो आप हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आओ सेक्शन 400 में से सीआरपीसी के अंदर, और ऐसे ऑर्डर रूटीन में हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है अगर वो खासकर बेस्ड है पॉइजन के ऊपर, तो किस तरह का पॉइजन दिया गया, उसका नेचर क्या है, इसके लिए आपको पढ़नी है मोदी टॉक्सिकोलॉजी हर बार जेने से पहले। इसके बाद आपको शो करना कि मेरा कंडक्ट डिफेक्टिव नहीं, मैं फ्ली अवे कहाँ हुआ, मैं कहाँ भागा, और मैंने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है। बट पुलिस जो है जबरन मुझे गिरफ्तार करना चाह रही है, पुलिस को मैं कॉपरेट कर रहा हूँ, पुलिस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पर पुलिस से भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो, घबराने का नहीं है। आपको लगता है कि आप व्यवहार अच्छा रखोगे तो पुलिस आपकी पूरे सहयोग करेगा, या पुलिस जो है आपको डांटेगी नहीं, या पुलिस जो है आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, इस वे में मत रहना। आपको CCA CCS नियमों की जानकारी होनी चाहिए, और अटैक शुरू कर दो। अगर अटैक नहीं करा तो वहाँ पर आप ही जो है दिक्कत में पड़ोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 6, अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम की क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई महिला है वो एक्सपायर हो गई, या कोई पुरुष है जो एक्सपायर हो गया, उस स्नैरियो में आपके पास 106 इंडियन एविडेंस एक्ट का हथियार है। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कोई बात है ही नहीं जो ये लेके आ रहे हैं। अब संबंधों वाली बात है, वो स्टैंड क्लियर तो करें। जब तक स्टैंड क्लियर नहीं है तो काम कैसे चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडल्ट्री अपने आप में ऑफेंस नहीं है। अगर ऐसी स्टोरीज लेके आते हैं, और अगर वाइफ परेशान थी तो उसका ऑप्शन था अलग होने का या डिवोर्स होने का, वो अलग भी नहीं है, उसी घर में रह रही है, तो उसका कॉन्टेक्ट जो है डाउटफुल दिखाई देता है। इसके अलावा उसके घर वाले भी आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसके पति के अवैध संबंध है वो आराम से रह रही है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं यहाँ पर कि मैं क्राइम कमिट कर सकूँ। उल्टा एक थ्योरी को मंड कर मेरे पे जो है झूठा आरोप लगाती है। तो ये केस जो है आपको लेके चलने पड़ेंगे इस तरह से। इसके अलावा जो रिसर्च पेपर्स हैं उसको देखने होंगे प्रीवियसली इस पॉइंट्स पे कि जो जहर दिया गया उस पर रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं साइंटिफिकली। इसके अलावा कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उसको देखने होंगे। इसके अलावा उन इम्प्रूवमेंट्स को देखना होगा जो किए जा रहे हैं बयान में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओमिजन्स, इम्प्रूवमेंट और विरोधाभास जितने मेजर होंगे उसका फ़ायदा उतना मिल जाएगा। हालांकि इस केस में डिफेंस था प्रोसिक्यूशन के पास में भी कि जो ये लेडी अनपढ़ है इसको क्या पता, पर कोर्ट ने कहा अनपढ़ है, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि अर्थ का अर्थ कर देगी। जो थ्योरी सेटअप ही नहीं है 161 CRPC में, उससे हटके एक नई थ्योरी सेटअप कर दी कोर्ट में आके। तो कुल मिला के जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या झूठे बयान दे रहा है तो अपेरेंटली मालूम पड़ता है कि उसके स्टेटमेंट की स्थिति क्या दिखाई दे रही है। तो इन बिंदुओं की लाइट में आपको जो है केस पुटअप करना है, और इन बिंदुओं की लाइट में जो है आपको केस जो है आगे लेके चलना है। साथियों, का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।